सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर सीटेट परीक्षाओं में हिंदी का जो पेडागोजी है उसमें 15 नंबर का वेटेज है। बच्चे जो हैं डरते हैं, डरना नहीं है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, चीज़ों का कॉन्सेप्ट को सीखिए, अप्रोच को सीखिए, आसान लगेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अप्रिशिएशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखना है तो सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन अच्छा लगता है तो कम से कम अप्रिसिएशन तो होना चाहिए। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ सजेशन और सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं जवाब सभी के देता हूँ। प्रश्न ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या है। देखिए दोस्त, यहाँ पर पहली शर्त की बात की जा रही है। जब भी आपके घर में एक बच्चा हो, उस बच्चे को पहला शर्त क्या हो सकता है? क्या हम उसको पाठ्य पुस्तक से सिखा सकते हैं? हम लेकर के आएंगे एक मनोहर पति और उससे बोलेंगे देखो ABCD, बोलो ना ABCD, बोलते क्यों नहीं हो? बच्चा बोलेगा क्या? पॉसिबल नहीं है। साहित्यकारों की बाल साहित्य की यहाँ पर पता चले कि चाचा चौधरी की कहानियाँ सिखा रहे हो, बालवीर की कहानी सिखा रहे हो, पता चले कि उसको आप देखो छोटा भीम की कहानियाँ सिखा रहे हो, तो क्या मतलब होगा? बोल पाएगा वो? नहीं ना। देखो देखो मोटू को देखो, पतलू को देखो, देखो ये सारे समोसे खा गया, सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। सुसज्जित कक्षा, एक मतलब घर की दीवारें पूरी पेंट कर दो, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर लगा दो, लेकिन उससे कोई बात ही नहीं कर रहा तो बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली शर्त कि उससे कोई बात करे। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का माहौल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 8 महीने 10 महीने में बोलने लगते हैं, दादा दादी भैया भाभी सब लोग बात करते हैं उससे, इसलिए वो जल्दी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे परिवार हैं जहाँ पर 2-3 लोग रहते हैं और वहाँ पर बच्चे जो है उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए कि उनके पास एक पहली शर्त, यहाँ पर देखिए सबसे पहली शर्त, यहाँ पर शर्त की बात नहीं की जा रही, पहली शर्त। तो सबसे पहले संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। लेकिन अगर निपुणता की बात करें, उसमें निपुणता कब आएगी? तो साहित्यकारों की जो बाल साहित्य की पुस्तकें हैं पढ़ेगा, सुसज्जित कक्षा होगा तो भाषा में विकास होगा। लेकिन सीखने के लिए तो भैया, भाषा के विकास के लिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सीखने के लिए संप्रेषण का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, समृद्ध मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कि वाकई में रिच क्वांटिटी में हो, मतलब मिलता रहे उसको, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मतलब समझ जाएंगे ना तो बस हिंदी के जितने भी भाषा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो भाषा का सबसे पहला शर्त है वो है संप्रेषण वातावरण। विकास के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाषा के विकास की बात नहीं की गई है, सीखने सिखाने की पहली शर्त की बात की गई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों लेना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इस चीज़ को समझिए। मैंने एक पोल करा था तो बच्चों से मैंने बात करी थी कि सबसे प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं। तो बच्चों ने बोला कि प्राथमिक एजेंट जो होता है वो परिवार होता है। यार प्राथमिक एजेंसी होती है परिवार। जब हम बात करेंगे ना एजेंसी की, तो प्राथमिक एजेंसी होगी परिवार, और एजेंसी के अंदर होते हैं एजेंट, ठीक है। जैसे LIC की एजेंसी है, उसके अंदर होते हैं एजेंट। तो एजेंसी क्या हो गया? प्राथमिक एजेंसी क्या हो गया? परिवार। और एजेंट कौन हो गया? माता पिता। अब ऐसे ही बात करें सेकेंडरी एजेंसी क्या है, तो सेकेंडरी एजेंसी है स्कूल, लेकिन एजेंट कौन है? वहाँ के शिक्षक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एजेंसी एजेंट जब पूछेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यार ये फ्री के नंबर है, इसको लूटना है, आपको लुटा करके नहीं आना है, ठीक है। अब यहाँ पर समाजीकरण के द्वितीयक संस्था नहीं है, मतलब कि यहाँ पर प्राथमिक संस्था की बात की जा रही है कि प्राथमिक संस्था कौन है। जब द्वितीयक संस्था नहीं है तो प्राथमिक ही होगा, तो सिंपल सी बात है। देखिएगा अब द्वितीयक संस्था कौन कौन सी है, तो द्वितीयक संस्था है मीडिया, धार्मिक संस्थान, विद्यालय। तो कौन सा नहीं है? तो परिवार नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार जो है प्राथमिक संस्था है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, संस्था मतलब क्या होता है? एजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? जैसे कि कोई बच्चा है, कोई प्रगतिवादी कक्षा है जिसमें विकास हो रहा है, जिसमें एक अध्यापिका है, उसका क्या विश्वास होना चाहिए? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि कोई, किसी को हिंदी आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को उर्दू आता है, अब सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं, तो उनको क्या करेंगे कि कठोर नियंत्रण में रहें। मतलब कि अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो बोलेंगे भैया इंग्लिश मत बोलो, यहाँ पर सभी बच्चे हिंदी जानते हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हो, मजाक बना रखा है, घर में इंग्लिश बोलना बेटा, यहाँ मत बोला करो, ये गलत हो गया। और यहाँ पर सिर्फ अध्यापक निर्देश दे सकता है, ये तो गलत हो गया। केवल जहाँ पर आता है तो बिल्कुल गलत हो जाता है। याद रखिएगा, प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिवादी कक्षा में सिर्फ आप देखोगे कि वहीं पर सिर्फ अधिगम नहीं हो सकता, बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में भी खेलते हैं, बच्चे घर पर भी सीखते हैं, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के अनुभव लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापिका का विश्वास क्या होना चाहिए? कि विविध अनुभव लाते हैं। हर बच्चे के कहीं ना कहीं भाषा में आप देखोगे कि सभी बच्चों की भाषा में कुछ ना कुछ विविधता होती है, उन विविधताओं को लेना है। जैसे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते, इंग्लिश में समझ में आते हैं।
जैसे रेलगाड़ी, अब इसको रेलगाड़ी को हिंदी तो आपको पता नहीं है ना, तो आपको रेलगाड़ी ही बोलना पड़ेगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे तत्सम तद्भव की बात करें, जो आज तक हम लोग संस्कृत में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाना इतना आसान था क्या? नहीं था, तो हम लोग उसको संस्कृत में ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विविधता होती है, उन विविधता का सम्मान करना चाहिए। तो विश्वास क्या होना चाहिए? विविधता में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी केवल ड्रिल और अभ्यास के सहारे भाषाओं को नहीं सिखा सकते। एक अध्यापिका जो है अब बोलेगी कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा, अभ्यास कीजिए, 10 टेंस डेली बनाइए घर पर जा करके, तो क्या इससे पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चा टेंस बना बना करके भाषा सीख जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो एक प्रगतिवादी कक्षा में अध्यापिका का विश्वास क्या होना चाहिए? भाषा को लेकर के अगर देखा जाए तो विविध प्रकार की भाषाएं हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। एनईपी भी यही कहता है, जो भी बच्चा मातृभाषा में है उसका सम्मान कीजिए, उसी में सिखाइए, और समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को साथ लेकर के चलिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, और बर्डन भी नहीं देना है, मारना भी नहीं है। बड़ी समस्या है टीचर के लिए, और इसी चीज़ के लिए तो आपको 50-60 हज़ार रुपया दिया जाता है। तो उसको तो आप, अब जब आप प्राइवेट में करते काम तो आपको पता चलता 50-60 हज़ार रुपये में आप बहुत बड़े बॉस होते हैं, वहाँ के सीईओ बना दिए जाएंगे आप 50-60 हज़ार रुपये में। लेकिन बस वही है, आपको जो पैसा मिले उसका आप लोग यूटिलाइज कीजिएगा, बच्चों को वही चीज़ दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, तो याद रखिएगा अधिगम कब सार्थक होगा, प्रभावशाली होगा? कोई भी भाषा आप कब सीख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई अंग्रेज़ देखा आपने, आपको क्या लगा, क्या अंग्रेज़ जैसा आप बोल सकते हैं? कैसे लगा आपको? किसी क्योंकि क्यों बोल करके इम्प्रेस कर रहा है किसी को? आपको लगता है कि कोई इम्प्रेस हो जाएगा इंग्लिश बोलने से? ऐसा नहीं, आपके अंदर खुद आना चाहिए कि यार मैं भी इंग्लिश बोलूँगा। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंग्लिश सीखने से। आप देखोगे हर जगह इंटरव्यू में इंग्लिश का बोलबाला है, तो होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ करना है जीवन में, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। स्किल आनी चाहिए, आपको पता ही है स्किल इंडिया बहुत सारे पैमाने पर, बड़े बड़े लेवल पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो स्किल होना चाहिए। तो आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपके अंदर खुद से, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ मुझे ये करना है। बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हम भी यहाँ पर बोलते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो खुद से आवाज़ निकलनी चाहिए, प्रभावशाली, तभी जाकर के चीज़ें बनेंगी, तभी जाकर के कोई भाषा आप सीख सकते हैं। भाषा में निपुणता आपको तभी आएगी, ठीक है। तो खुद से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा हूँ, जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग किसी बात पर अच्छा ऐसा हो गया, और कुछ बोलने पर ऐसा कुछ करते हैं। तो जैसे शब्द सुने और उसके बारे में जानना चाहती है, तो टीचर से आके बोलती है कि मैम मैंने ये चीज़ सीखा है कि अच्छा ये कहाँ, ये तो पुस्तक में कहीं दिखने को मिलता ही नहीं है। बातचीत करते समय ये लोग बोलते हैं, ये क्या है? मतलब पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। हाँ देखिए, वो चीज़ आ भी गई कि पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कहीं व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। और देखिए, मैंने संस्कृत में इस चीज़ के बारे में बात करी थी, निष्क्रिय शब्द, यही निष्क्रिय शब्द होते हैं, ठीक है ना। निष्क्रिय मतलब कि आपको देखने को मिलेंगे लेकिन कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सुनने को ये ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये कहीं आपको पढ़ते हुए नहीं दिखाई दोगे, आप कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं दोगे, ठीक है। बट कभी कभी देखने को मिलते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझसे अगर कोई बोलता है कि अच्छा हूँ जैसे शब्द मैंने सुना है और पुस्तक में इसके बारे में जिक्र नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? उसको अच्छी तरीके से ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरीके से हिंदी बोल लेता है। मैं एक ऐसा मित्र लेकर के आ जाऊँगा और खड़ा कर दूँगा, देखो ये बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, थोड़ा बेटा हूँ और अच्छा बोल के दिखाना। तो ये क्या लॉजिक बनता है? कोई अच्छे मित्र से मिलाना जुलाना, ये सब नॉनसेंस वाली चीज़ें हैं। ये परीक्षा में जहाँ पर भी ऑप्शन देखेंगे इसको गलत करेंगे। ढूंढी जाने, जैसे प्रमाणिक प्रयोगों का उदाहरण पॉजिटिव होता है। प्रमाणिक जो चीज़ें हैं वो तो फैक्ट होती ही हैं, ढूंढना चाहिए, मतलब अन्वेषण की बात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। प्रमाणिक प्रयोग हैं, उदाहरण ढूंढना चाहिए, तो अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर व्याकरण की पुस्तकों में प्रयोग ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और ये ढूंढने से आप क्या बता पाएंगे उसको तो ये चीज़ जानना है कि आखिर ये लोग बोलते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण ढूंढोगे कि क्यों बोला जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे देखो, सदफ क्या होता है, कभी कभी जब हम कोई बात बोलते हैं तो हमें जब लगता है कि वो चीज़ अच्छी है तो हम बोलते हैं अच्छा, ठीक है। और किसी भी चीज़ को अगर मान के चलो कि आपको यस बोलना है तो आप उसकी जगह पे हूँ कर सकते हैं। हाँ को हूँ कर दिया जाता है, आजकल आपको पता ही है, शॉर्ट जमाना है, ठीक है। ओके को के लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे समझ जाएगा। तो प्रामाणिक प्रयोग उसको देंगे तो चीज़ें समझ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके की चीज़ें जब भी आपसे बच्चों से पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। आप जब प्राइमरी में पढ़ाएंगे तो बच्चे ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आएंगे, उसका निदान आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर गाँव भर में जाके बोलेगा कि उस मास्टर को तो कुछ आता ही नहीं, आया है, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता, और आपकी बेइज्जती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सोचोगे बच्चों को मारो, तो मार भी नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो मुद्रित, समृद्ध परिवेश, ध्वनिक। तो देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि मुद्रित समृद्ध परिवेश जो है इंपॉर्टेंट है। ध्वनिक, ध्वनि विज्ञान,
या फिर आप डिसलेक्सिया। तो ध्वनिक जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाषा शिक्षा की अवधारणा में, तो याद रखिएगा ध्वनिक जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा सही होगा। बाकी डिसलेक्सिया आपको पता ही है कि डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित है, मतलब उसमें भी ध्वनि निकलता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पठन को लेकर के और वाचन को लेकर के। देखो, पठन मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में डालना। और वाचन क्या होता है, जो आपके दिमाग में है ना वो बाहर निकालना। तो पढ़ना मतलब कि पढ़ करके अपने दिमाग में एंटर करना, और वाचन मतलब कि बोल करके बाहर करना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको ग्रहण कौशल बोला जाता है, ग्रहण कौशल बोला जाता है, और इसको उत्पादन कौशल बोला जाता है, मतलब कि उत्पादन बाहर करना। 4 तरीके के कौशल होते हैं, उसको भी बता देता हूँ आपको। पहले तो होता है सुनना, फिर बोलना, ठीक है, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करता है, क्योंकि बोलेगा तभी तो पढ़ेगा ना। पहले ABCD बोलना सीखेगा, फिर जाकर A फॉर एप्पल पढ़ना सीखेगा। अब जिसमें से सुनना जो होता है वो सुनोगे और पढ़ोगे, तो सुनोगे तो भी दिमाग में जाएगा, पढ़ोगे तो भी दिमाग में जाएगा, तो इसको ग्रहण बोला जाता है। लेकिन जब बोलोगे तो भी बाहर जाएगा, और जब लिखोगे कॉपी में तो भी वो दिखाई देगा। तो बोलने से आपके विचार होते हैं। जैसे बोला जाता है आप बोलोगे तो पता चलेगा आपके अंदर सोना है कि गोबर। ठीक है, तो बोलने से पता चलता है, लिखने से पता चलता है। जैसे आप देखोगे कि सेकंड पेपर में ऑलमोस्ट लिखवाया जाता है किसी टॉपिक के ऊपर, तो इससे पता चलता है आपकी सोच में क्या है। तो जब भी आप देखोगे उत्पाद की बात करेंगे तो बोलना और लिखना ये उत्पादन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोलने को क्या बोला जाता है, वाचन बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं पठन और लिखना बोल देते हैं। पठन मतलब कि आप दिमाग में एंट्री ले रहे हो, और वाचन मतलब दिमाग से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक और अच्छा प्रश्न है कि कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण को, मतलब उदाहरण की पहचान करिए। ठीक है, तो अब देखेंगे तब बहुत से मिलकर के बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा है। ठीक है, तो अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण, मतलब अध्यापक की भाषा कैसे होना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्लास के अंदर बातचीत का माहौल गलत होता है। चर्चा अलग चीज़ होती है दोस्त, याद रखना। चर्चा मतलब कि अलग चीज़ होती है, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। और बातचीत करना मतलब कि नॉर्मल बातचीत करना। ठीक है, जैसे कि आप चाय की टपरी पर जाकर के आप देखोगे तो लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जब मामला सीरियस हो जाता है तो उस पर चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब सीरियस चीज़ की बात करें तो चर्चा होती है, और किसी टॉपिक पे जब चर्चा होती है तो उसमें से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बातचीत तो गलत हो गया। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। जैसे कि 2 समूह एक क्लास में बना दिया गया, और मैं एक टीचर होने के नाते क्या बोलने वाला हूँ, वाह मज़ा आ गया, समूह ए ने तो गजब का परफॉर्मेंस दिया, समूह बी तुम लोग कुछ सीखो इससे, समूह ए ने तो गजब का परफॉर्मेंस दिया। तो समूह बी का मुंह लटक जाएगा, और समूह बी जो है परेशान हो जाएगा और कहेगा देखो पक्षपात कर दिया सर ने, हमने भी तो अच्छा करा था। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे क्या कहेंगे, उन्हें लगेगा कि वो जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन सर ने उनको अप्रिसिएट नहीं करा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आप किसी एक समूह का कहीं ना कहीं तारीफ़ नहीं कर सकते, तारीफ़ आपको सबका करना है। बोलना बंद करो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। जैसे कुछ टीचर होते हैं ना, जैसे कि बच्चों को बोलते हैं या मारते हैं, या कहते हैं क्लास में जाओ, तो कुछ बच्चे क्लास से बाहर जाओ, कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, फिर कहते हैं सर हम नहीं जाएंगे क्लास से बाहर, आप जो भी करना है कर लो। तो टीचर उसमें फिर धमकी देने लगता है, बाहर जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे पापा से मिलूंगा मैं, तुमको बता दूंगा मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ों को नहीं करना है। कृपया समूह में बैठिए, सभी बच्चों को बोलना है समूह में बैठिए, और कुछ एक आर्टिकल दे दो, उसको देख करके चीज़ों को वर्णन करने के लिए, चर्चा करने के लिए बोलना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, आंसर नंबर 4 राइट आंसर। चलिए, भारत में अंग्रेजी के भाषा के संदर्भ में क्या सही है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, तो यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, ये एक नहीं है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, 14 थी। बाद में फिर इसमें एक जोड़ा गया, फिर 3 जोड़े गए, फिर जा करके 4 और जोड़ दिए गए, तो कुल मिला जुला कर कितने हो गए, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब ये हम नहीं देखेंगे, डिस्कस करेंगे कब कब जोड़ा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो 1967 में जोड़ा गया, फिर ठीक है एक 1900 आप देखोगे 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, 3 या 4, 2, 3, 4 में ऐसा ही कुछ जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए इतना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि 8वीं अनुसूची, और हमारी राजभाषा कौन है, हमारी राजभाषा जो है वो है आपकी हिंदी।
इसको याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो सह कार्यालयी भाषा है। कार्यालयी भाषा मतलब कि कार्यालय की भाषा, राजभाषा मतलब जो इसमें सरकारी कामकाज करे जाते हैं, कार्यालयी भाषा हिंदी को बोला जाता है। और इसके साथ ही आप देखोगे कि सह कार्यालयी भाषा जो है इंग्लिश है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। और यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा, तो कार्यालयी भाषा जो है वो हिंदी है, तो ये गलत हो गया। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। संविधान द्वारा इस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान्यता प्राप्त होता संविधान द्वारा तो 22 भाषाएं हैं, उसमें इसका नाम होता है, लेकिन इसमें इसका नाम नहीं है। तो याद रखिएगा 22 भाषाएं जो हैं वो कहाँ पर हैं, 8वीं अनुसूची में है। उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में अंग्रेजी का कहीं नाम नहीं है। अंग्रेजी को सिर्फ एक इज्जत मिलती है कि वह सह कार्यालयी भाषा है, जहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश में आपको लेटर इशू कर दिया जाता है, आप इंग्लिश में चीज़ों को समझ सकते हैं। ये एक चीज़ें हैं। क्यों इसलिए करा जाता है, वो ऑलमोस्ट हर देश में है। रीज़न क्योंकि आप अगर मान के चलो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं विदेशी देशों से, तो आपको इंग्लिश में चीज़ें करनी है। आप हिंदी करोगे उसे समझ में आएगा नहीं, तो आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए सेकेंड जो लैंग्वेज है सह कार्यालयी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है। चलिए क्रेशर से यहाँ पर सवाल बनते हैं। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? तो बोधगम्य निवेश स्तर से थोड़ा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब जब आप बोधगम्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको क्या लगेगा, ऊंचे स्तर निगेटिव कर दो, फिर आप कहोगे ठीक है। विजय तेंदुलकर किसी नाटक का सार संक्षेप, ओ माय गॉड, नाटक का सार संक्षेप ये सही लग रहा है। निचले स्तर का ये भी गलत हो गया। ठीक है, कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर तो आपका बी सही हो गया। ये गलती करके आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्त। बोधगम्य मतलब क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पर है आई, और उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपके अपग्रेड कर दिया। जैसे मोबाइल में देखते हो ना, नोट 5, अब इसको अपग्रेड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नोट 6। अब कुछ फीचर इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब कि उस मोबाइल नोट 5 से ऊंचे स्तर का हो गया कि नहीं, नोट 6। तो बोधगम्य में क्या होता है, I+1, मतलब कि एक ऊंचे स्तर का प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, इसी को बोधगम्य निवेश कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? यहाँ पर ये सवाल है। तो आई पर है और +1 एक अपग्रेड कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, बोधगम्य निवेश कर दिया, ऊंचे स्तर पर चले गए, तो बोधगम्य निवेश है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बहुत ही बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बच्चों को बस यही है कि परेशानी हो जाती है, पढ़ने लगते हैं ईवीएस के क्वेश्चन की। देखिए आज ये क्वेश्चन पूछा गया, नया पूछा गया, नया क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों को ईवीएस के क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एक एक लाइन का होता है, तो याद होता है। बाकी आप हिंदी भाषा के पेडागोजी के क्वेश्चंस कहाँ से याद कर पाओगे? 75 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। अब कोई बच्चा बताता है क्या पेडागोजी के ये सवाल बने थे, ये ऑप्शन थे? कोई नहीं बता पाता है। उन ऑप्शंस को मैं बता दूं कि वही क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, जो पूछे गए हैं, और उनको ही पढ़ के जाओगे तो आपका पेडागोजी निकलेगा। लेकिन पेडागोजी जो है आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए, वो चीज़ मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखिए, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, जाकर के देखिएगा ज़रूर, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा बोल सकते हैं। कक्षा जो है, बाल केंद्रित कक्षा जो है कौन सी है? जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं, गलत हो गया। जिसमें अधिगम की समग्र उत्तरदायी अध्यापक पर होता है, ये भी गलत हो गया। जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है, अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, ये भी गलत हो गया। अरे दादा, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, चौथा क्या होगा? जिसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, ये भी फैक्ट है। मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित जो कक्षा है उसमें बच्चों को मेन सेंटर में रखा जाता है, उनकी समस्याओं को देखा जाता है, उनके अनुभवों को देखा जाता है, उनके पहले के ज्ञान को देखा जाता है, और उसके हिसाब से उनको डील किया जाता है। जो चीज़ जानना चाहते हैं उसके हिसाब से उनको सिखाया जाता है। मुख्य रूप से वही है मुख्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, जिसमें बच्चा जो है सेंटर में होगा और टीचर बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर बिल्कुल सेंटर में रहते थे, वो कहेंगे उठो तो उठना, बैठो तो बैठना है। लेकिन आज के समय पे बच्चा कहेगा सर जी उठिए, मुझे दिक्कत हो रहा, आप यहाँ बैठ करके पढ़ाइए। टीचर को पढ़ाना पड़ेगा दोस्त, इस चीज़ को याद रखिएगा। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य है? जैसे भाषा अध्यापक है, जैसे भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, मतलब विमर्श, विचार विमर्श जो होता है, चिंतन मनन करने से क्या होगा? सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार। तो प्रायोगिक जो रूप से जो सिद्ध विचार होंगे, मतलब कि उसको प्रयोग किया गया है वो विचार, तो वो तो उस विचार में तो कहीं ना कहीं लचीलापन होगा ही नहीं। जो फिक्स है वो फिक्स है। तो यार ये तो विचार बड़ा ख़राब है। अगर मान के चलो टीचर के पास में वो विचार है, वो बच्चों को देगा, बच्चों को
समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर कहेगा नहीं भैया यही सत्य है, मैंने प्रयोगशाला से इसको प्रयोग में लाया है और बिल्कुल फिक्स है, ये बहुत ऑथेंटिक है, इसको मानना पड़ेगा, तो ये गलत है। सिद्ध विचार का कोई मतलब नहीं है। मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करें, ठीक है ये। सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण, तो ये गलत हो गया, कंठस्थ करने वाले दोहराव पर आधारित जो है वो बेकार है। इस निर्णय यह इस तरह के समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरीके से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। तो दिन प्रतिदिन के निर्णय से यहाँ पर क्या मतलब है, दिन प्रतिदिन के आपने कुछ निर्णय लिए और कोई काम कर रहे हो तो उस तरीके से कैसे, जैसे आज आपने बोला कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा और आपने नहीं पढ़ा, और अगले दिन फिर आप 8 घंटे निर्णय लेते हो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन फिर आप नहीं पढ़ते हो, तो इस तरीके के चिंतन मनन का कोई औचित्य है ही नहीं ना, ये गलत हो गया। चिंतन मनन वैसा होना चाहिए कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें कि यार मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर पहुँचा, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या कमी रह गई, समस्या जो भी आपको दिखती थी क्वेश्चंस में, क्या उसका समाधान हो पाया कि नहीं हो पाया। अंतर्दृष्टि मतलब आप अंदर झांकते हो, अपने अंदर झांकते हो, क्या परिवर्तन देखने को मिला। समझ बूझ प्रदान होती है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस तरीके के चिंतन अगर आप करते हो तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इसी से तो आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ है। और ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, डेली डेली का सोचोगे कि आज तो मैं पक्का पढ़ूंगा, तो इससे होगा नहीं। कंठस्थीकरण याद करोगे, बहुत सारी चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। प्रायोगिक रूप से एक विचार बना लिया, बस कसम खाता हूँ मैं ये करके रहूँगा, तो ये भी गलत है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है, 3 सही होगा और 3 जो होंगे वो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो जो गलत वाला होगा वही राइट आंसर होगा। तो जो नहीं है उसी को सही मार करके 1 नंबर लूटना है। अब इस इतने बड़े ऑप्शन को पढ़ने में बच्चे जो हैं गलती क्या करते हैं कि इतने सारे आंसर को पढ़ते हैं और दिमाग लगाते नहीं हैं। इतने बड़े ऑप्शन को पढ़ करके अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, आप फिर दोबारा से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, एक टैग वर्ड पकड़ना है और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर देखिए, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में, अब व्याकरण को लेकर के देखेंगे तो व्याकरण क्या चीज़ है। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण जो है, व्याकरण के पाठ्य व्याकरण, अब आपको पता है व्याकरण तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपको यहाँ पर भी व्याकरण देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो क्या सारा व्याकरण गलत कर दोगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम, उपागम मतलब अप्रोच, जैसे जिस अप्रोच से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो व्याकरण भी तो कुछ ना कुछ एक खोज है, तो अनुसरण करती है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप मान के चलिए व्याकरण के द्वारा भाषा के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है। कुछ ऐसी निर्देशित खोजबीन है, जैसे कि राम जा रहा है, तो रहा है हिंदी का है, गच्छति ये संस्कृत का हो गया, गोज इज एम आर ये इंग्लिश के हैं, तो ये खोजबीन ही तो है। तो एक कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक आधारित जो है कुछ खोजबीन हुई है भाषाओं के रिलेटेड, और उन भाषाओं के द्वारा विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में सीखते हैं। तो फैक्ट बात है, इसमें गलत कहाँ है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पूछा है। अब पहला देख लेते हैं, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। तो देखिए, व्याकरण के पाठ्य व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। एक एक बिंदी अगर छूट जाए ना तो नंबर कट जाते हैं, याद रखिएगा। एक छोटे छोटे जो आप देखोगे छोटे छोटे बिंदु होते हैं व्याकरण के, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो आपको एक एक पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए देखा जाता है ना आपसे, जैसे आप देखोगे इंग्लिश में एरर डिटेक्शन देखा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में पूछा जाएगा कि राम खाना खाया। अब आपके घर में तो बोला जाता है राम ने पापा पापा आपने खाना खाया, बस हो गया। ये कोई भाषा तो है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, राम खाना खाया नहीं, राम ने खाना खाया, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ छूट गई ना, राम ने खाना, पापा ने खाना खाया, ये चीज़ें छूट रही हैं। इन चीज़ों को ही जोड़ना है। इन चीज़ों को अगर आप नहीं जोड़ोगे, ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तो भाषा का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तो भाषा में एक छोटी छोटी बिंदुओं का भी ध्यान केंद्रित करना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों का योजना, व्याकरण की पाठों का योजना होता है। जैसे आप देखोगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। योजना बनाते समय अध्यापक को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। मान के चलो इन जितने ऑप्शंस हैं, मैंने ऑप्शन दे करके आऊँ और मैं आपका ऑप्शन टिक कर दूं, तो बस इसमें आपने क्या सीखा? कुछ लॉजिक तो टीचर के पास भी होना चाहिए। किताबें तो बोलेंगी नहीं, किताबों को पढ़ाने का काम किसका है? टीचर का है। अगर टीचर अच्छा मिल जाए और टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए तो किताबें बेस्ट है आपके लिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए और चीज़ों को व्याख्या चाहिए तो टीचर से पढ़ लीजिए। इससे बढ़िया लर्निंग तो हो ही नहीं सकता। तो अपनी ओर से भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये भी सही आंसर है। चौथा गलत क्यों है सर, ये तो बताओ।
इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है, ठीक है। व्यवस्थित मतलब कि अच्छी तरीके से व्यवस्थित व्याकरण शिक्षण होता है। पाठों के अंदर देखोगे, व्याकरण की किताबें जब लेकर के आओगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं। और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। तो व्याकरण की कोई नियम का वर्णन नहीं है दोस्त, इस चीज़ को मान लीजिए कि व्याकरण में शिक्षार्थी के लिए नियमों का कोई वर्णन नहीं होता है। तो शिक्षार्थी के लिए कोई नियमों का वर्णन नहीं है, ये वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है, ठीक है, और इसमें शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन शामिल होता है। तो कोई भी नियमों का वर्णन यहाँ पर शामिल नहीं होता है। नियम होते हैं, नियमों को देखना है, नियमों का वर्णन नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि नियम कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और व्याकरण शिक्षण भी नहीं होता है कि व्याकरण को कैसे पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ना होता है। व्याकरण शिक्षण मतलब समझ रहे हैं, व्याकरण की पेडागोजी, ठीक है। तो इसके बारे में भी कहीं भी आपको किसी भी पुस्तक में, किसी भी पाठ में देखने को नहीं मिलेगा कि ये जैसे मान लीजिए कि क से लेकर के ज्ञ तक है। अब इसमें ये चीज़ें आपको देखनी है और इसमें मात्रा वगैरह लगाना है, तो इसमें कहीं नहीं होगा कि किस तरीके से इन मात्राओं का प्रयोग करना है, किस तरीके से टीचर इसको पढ़ाएगा, किस तरीके से बच्चा इसको पढ़ेगा। इस नियमों के लिए टीचर होते हैं और टीचर इस चीज़ को पढ़ाते हैं आपको अपने कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिविटी के तौर पर, अपने कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के तौर पर। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है, ये तो आपको गलत हो गया, ठीक है। नियमों का वर्णन होता है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में समझाने में टाइम लग रहा है, वरना 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, आप इसको करके आगे बढ़ जाओगे। नंबर लूटना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो भाषा शिक्षा की अवधारणा कौन सी नहीं है भैया? तो देखिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, ये ठीक है, भाषा की अवधारणा है एक। बोधगम्य निवेश, जैसे I+1 आपको बताया था कि जो भी आपका स्तर है उससे ऊपर उठना। परिकल्पना, भाषा में भी आपको कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। मस्तिष्क एवं क्षति नियंत्रण, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अवधारणा नहीं है, क्या है? देखिए, भाषा सीखने के लिए पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है यार। भाषा को पुनर्बलन से सीखा जा सकता है। जैसे आप लोग संज्ञा सीखते हो, ठीक है, संज्ञा सीखते हो, संज्ञा सीखने के बाद आप देखोगे कि यार संज्ञा तो समझ में आ गया, सर से तो बड़ा मज़ा आया यार, ठीक है। सर से सर्वनाम भी सीख लेते हैं, क्या मिला? पुनर्बलन मिला कि नहीं? अगर आप देखोगे कि संज्ञा आपको समझ में ही नहीं आया तो सर से सर्वनाम पढ़ोगे नहीं। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो है एक कॉन्सेप्ट है भाषा शिक्षा को, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। बोधगम्य निवेश आपको बता दिया। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुनौती जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चुनौतियाँ जब मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे भाषा सीखने में चुनौतियाँ तो होती हैं ना। जैसे कि मान के चलिए आपको इंग्लिश सीखना है, तो आपको बोला जाता है कि कल इंग्लिश में सीख लोगे, बोला जाता है 3 महीने का कोर्स कीजिए। तो एक अवधि होती है चुनौती को कि आप भाषा को सीखने के दौरान आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उतने टाइम को लेकर के आप आगे बढ़ते हो कि हाँ, कम से कम 3 महीने 6 महीने तो लगने ही लगने हैं। तो वो एक आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि उतने दिन में आपको कैसे चीज़ों को सीखना है, उतने टाइम ड्यूरेशन में कैसे सीखना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाषा सीखने को लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क क्षति और नियंत्रण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा से कहीं भी रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर, हर बच्चे ने दिया होगा। लेकिन मतलब ये है कि ये जो ऑप्शंस हैं इसको भी समझिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को समझना। चलिए, एनईपी से सवाल बनते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो, ये गलत हो गया। नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, बहुभाषिता इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 30 बच्चा है एक प्राइमरी स्कूल में, एक टीचर है, तो सभी बच्चे मान के चलो कि अपने गांव मोहल्ले के ही आएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर अंग्रेज होगा। गांव मोहल्ले में ही आपको 1 किलोमीटर के एरिया में आपको स्कूल होगा, तो बच्चे जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं कुछ अलग तरीके से, कहीं नाना नानी के घर पे रहते हैं, पले बड़े होते हैं, फिर अपने मम्मी के पास आ जाते हैं स्कूल करने के लिए, तो कुछ भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो कुछ भाषाओं को परिवर्तित करके अगर बोलना चाहता है, अगर बोलता भी है, तो टीचर को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। एनईपी ये कहता है कि जिसमें बच्चा सीखना चाहता है सिखाओ। एनईपी के बारे में बात करें तो एनईपी जो लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 29 जुलाई पूछ देगा, बच्चे जो हैं इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं कि 29 जुलाई को लागू हुआ था, ठीक है। अब एक नीति, जैसे कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का रिपोर्ट यहाँ पर सौंपा गया था। उसी के अध्यक्षता में रिपोर्ट जो है आधारित है, याद रखिएगा, के कस्तूरी रंजन, ठीक है, याद रखिएगा कस्तूरी रंजन, ये याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब ये लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिता पर बल देते हैं भैया। तो बहुभाषिता यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर तो गलत हो गया। आप देखते हैं आगे, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है यार। सभी भाषा अधिगम, सभी की मातृभाषा में भाषा थोड़ी ना हो जाएगी। अब सभी की मातृभाषा में किताब छपवाई जाएगी क्या? आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी भाषा में अपनी बात को रख सकते हैं, टीचर उस बात को समझाएगा।
लेकिन आपकी सभी भाषाओं में, आपकी ही मातृभाषाओं में सारी चीज़ों को पढ़ाई जाए तो बच्चा दूसरा बोलेगा मेरे मातृभाषा में। और इसी दिक्कत की वजह से आज तक इंडिया में कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनी, क्योंकि राष्ट्रभाषा अगर बन जाएगी तो सभी कहेंगे भाई मेरे भाषा में क्या कमी थी कि मेरे भाषा को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा बताया। हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बता दिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सब कहाँ गए? क्या ये लोग नहीं बोलते? क्या ये इस देश का भाषा नहीं है क्या? पंजाबी बल्ले बल्ले क्यों नहीं है पंजाबी भाई? पंजाबी को करिए, हरियाणवी करिए, भोजपुरी करिए, करिए ना, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को लेकर के फाइट करेंगे। तो याद रखिएगा, सभी की मातृभाषा को तो यहाँ पर महत्व नहीं दिया जा सकता ना, क्लास के अंदर महत्व बहुभाषिता के तौर पे दिया जा सकता है, लेकिन वही भाषा पढ़ाई जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, एक बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। मातृभाषा देखते ही बच्चा आंसर सी मार देता है, लेकिन गलत है, और आपने भी सी मारा होगा। लेकिन आपको याद रखिएगा बहुभाषिता इंपॉर्टेंट है। एनईपी बहुभाषिता पर बल देता है और मातृभाषा में 5वीं क्लास तक सीखने में बल देता है कि वो सीख सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में ही होना चाहिए, गलत है। रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि है तो 40 भाषाएं सीखनी है तो 40 भाषाओं को सीखे, नई शिक्षा नीति कहती है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ के बारे में उसने मेंशन नहीं करा। आपकी इच्छा है आप 100 भाषाएं सीख जाओ, लेकिन एनईपी नहीं कहता ना। तो जो एनईपी कहता है उसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे रुचि तो पॉजिटिव है, या ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन एनईपी ने नहीं कहा ना इस चीज़ के बारे में कि आपकी रुचि है तो 10 भाषाएं सीखिए। वो बोलता है कि अगर आपके पास बहुभाषिता, मतलब क्या होता है कि एक क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, वो हो गया बहुभाषिता। अब आप अपने क्लास में जैसे हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन वो अंग्रेज जब इंग्लिश बोलता है तो उसको बोलिए कि इंग्लिश में, हाँ बिल्कुल वेल डन। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, उसको बोलिए, अच्छी बात है भैया, उसकी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अंततः इसके साथ के अलावा यह किसके उदाहरण है। तो ऊपर जो ये सारी चीज़ें दिखती हैं ना, इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। तो याद रखिएगा, योजक उपकरण के उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। ये सवाल बनते हैं और बार बार बनते हैं इस तरीके के। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोला जाता है, जैसे कॉमा बोला जाएगा, कोष्टक पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है ना, फुल स्टॉप पूछ लिया जाएगा, खड़ी पाई पूछ लिया जाएगा, वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है। अब देखिए, कोई चीज़ अगर आपको जानना है तो आप पूछोगे कहाँ हो रही है। जैसे कि भंडारा कहाँ चल रहा है, ठीक है, आपको जानना है कि भंडारा कहाँ चल रहा है, वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है। तो वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये निष्कर्ष निकालने से जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है यार। जैसे कि आप निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हैं, आप रिजल्ट देखना चाहते हैं क्या हुआ है, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है, तो मतलब क्या जानना चाहते हो आप, जानना कुछ ना कुछ तो जानना चाहते हो ना। तो याद रखिएगा, निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको देखिए आप। चलिए, मिश्रित अधिगम कौन सा है, इसको बताएंगे कि व्याकरण अनुवाद विधि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ पर अब गलत हो जाएगा, मिश्रित अधिगम में ये गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण के 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, 2 ऐप के मिश्रण कैसे हो पाएगा यार। आपने कभी 2 ऐप का मिश्रण देखा है क्या, कि आपके पास 2 एप्लीकेशन हो उसका मिश्रण हो जाए, पॉसिबल नहीं है एक साथ। एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, बहुभाषिता इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 भाषाएं सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन जोर नहीं दिया जाता है कि आपको सीखना ही सीखना है, याद रखिएगा। पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। तो पारंपरिक अधिगम, ये तो लगता है कि पारंपरिक है तो मान के चलिए कि गलत होगा, लेकिन पारंपरिक अधिगम जो आपका अधिगम चल रहा है फिलहाल, जैसे कि जो एनसीएफ कर रहा है, आरटीई कर रहा है, एनईपी के माध्यम से जो आपका पारंपरिक अब चल रहा है। अब पारंपरिक का मतलब ये नहीं जैसे पारंपरिक रूढ़िवादिता की बात की जाएगी, जैसे दादा दादी ने बोला कि लड़के तू गुड्डिया से खेल रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू कार ले, तू कार से खेल, इस तरीके की पारंपरिक रूढ़िवादिता वो अलग चीज़ है। लेकिन पारंपरिक अधिगम का मतलब होता है जैसा कि अब नियम बना दिया गया है, जो इस नियम से वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसको पारंपरिक अधिगम कहा जाता है। और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम मतलब कि अप्रोच, ऑनलाइन पढ़ाई आजकल हो रही है, आपको भी पता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ऑनलाइन तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ये चीज़ आप जानते हो। और आजकल स्कूल में भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए बोला गया है ताकि बच्चे जो है सीखें। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लैपटॉप वगैरह नहीं चलाना जानते हैं, तो वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बच्चों को जो सिस्टम बन रहा है, अब देखिए गलत चीज़ें तो बनाई जा सकती हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं यार। जब नई नई चीज़ आई है तो लोगों का हो हल्ला है, बहुत देखेंगे, एक टाइम बाद बोर हो जाएंगे। आप भी बोर हो जाते होगे व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से, आप चलाते हो क्या? और अगर आज भी चला रहे हो तो बच्चे ही हो यार, इसको कम करो, इसमें कुछ है नहीं, वैसे अपने आप ही कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वेब आधारित ऑनलाइन की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसको भी जानना जरूरी है, और जो आजकल पढ़ाई कर रहे हो उसको भी जानना, मतलब सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेस भी देखो।
ये एक जो है ना मिश्रित अधिगम का उदाहरण है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो आप पारंपरिक अधिगम मतलब कि सेल्फ स्टडी कीजिए, साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी लीजिए, ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, ऑनलाइन ले लीजिए, टाइम भी बचेगा आपका। और इन दोनों का मिश्रण जो होता है उसी को बोलते हैं मिश्रित अधिगम, मिला जुला अधिगम इसी को बोला जाता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और देखिए मैं बार बार लाइक के लिए नहीं बोलता, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, और बच्चे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ो सर तो बोल ही नहीं रहे, क्या करें। अच्छा लग रहा होगा तो यार यहाँ तक अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा ना लग रहा हो तो यहाँ तक आप आए ही नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, उसका लाभ आपको भी मिलता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। अब देखिए, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये किसी भाषा की व्याकरण को जानता है, यह निर्धारित अवधारणा है। तो देखिए, भाषा जागरूकता के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा भाषा की जागरूकता को लेकर के भाषा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो भोजपुरी जानते हो, उर्दू जानते हो, खड़ी बोली अवधी जानते हो, आपसे बोला जा रहा है कि बेटा हिंदी में पढ़ाई कर लो, हिंदी में स्कोप है, पढ़ो ना, किताबें हिंदी में है, पढ़ो। नहीं, नहीं पढ़ेंगे। हम अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, हम इस भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं सीखेंगे पापा। तो क्या होगा, इससे कुछ लाभ होगा आपको? कुछ लाभ नहीं होगा। आपने अगर हिंदी सीखा तो हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, उन पुस्तकों को पढ़ोगे, ज्ञान बढ़ेगा। इंग्लिश अगर सीखोगे तो इंग्लिश में बहुत सारे नॉवल आते हैं, उसको पढ़ोगे, ज्ञान बढ़ेगा। आगे की क्लास में आप आगे जा सकते हो। अगर आपने भाषा नहीं सीखी, अगर भाषा के प्रति आप जागरूक नहीं हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। आप इस चीज़ को मानिए कि अगर आपने भाषा पर अच्छी कमांड है तो आप बहुत सारी चीज़ों के मतलब को समझेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के मतलब को जब आप समझ जाएंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। संस्कृत में बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको समझ नहीं पाते हो, इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप नहीं सीख पाते हैं, तो उसको आप छोड़ देते हैं। लेकिन उसी अगर शब्द का ज्ञान अगर आपको हो तो उस शब्द से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और उस ज्ञान से आपका जीवन भी चमकेगा। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक रूप से लाभकारी है। ज्ञान आपका बढ़ता है भाषा से। अगर भाषा नहीं आती आपको तो क्या आप बोल पाते? देखिए, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा आता है, फिर जाकर के विचार डेवलप होता है। और पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है, फिर भाषा डेवलप होता है। तो याद रखिएगा, अगर भाषा आप जानने लगे, भाषा के प्रति आपकी जागरूकता है, भाषा आपको आने लगी है, मतलब आप सीख गए हैं। जैसे छोटा बच्चा है, ABCD बोलना सीख चुका है, तो ABCD से एप्पल बनाना सीख जाता है, तो क्या उसका ज्ञान नहीं बढ़ा क्या? तो बिल्कुल, भाषा के प्रति अगर जागरूक हुआ, भाषा उसने सीखी तो उसका ज्ञान बढ़ा, वो A फॉर एप्पल बोलने लगा। फिर अब एप्पल खाऊंगा ये भी बोलेगा, मम्मी एप्पल काटो, एप्पल खाऊंगा, मम्मी बाजार से एप्पल ले आओ, फिर काटो, फिर मुझे दो, फिर मैं खाऊंगा। कितनी सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया बच्चा, बताओ। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक रूप से बहुत लाभकारी है। व्याकरण को जानना ये गलत चीज़ है। निर्धारित अवधारणा ऐसा नहीं है कि भाषा जागरूकता एक निर्धारित की गई है कि इसको सीखना ही सीखना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं सीखना चाहते इंग्लिश, मत सीखिए, आपको तो बोलने के लिए तो इतना सीखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? अधिगम के लिए आकलन की बात करेंगे, वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, मध्य के अंत में पोर्टफोलियो, सप्ताह में दिए जाने वाला प्रदत्त कार्य। तो अधिगम के लिए आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त? ठीक है, तो ये देखिए, ये बच्चे का आकलन होता है दोस्त। ये पोर्टफोलियो जो है बच्चे का आकलन होता है, हर एक चीज़ का, अधिगम से रिलेटेड हर चीज़ का, व्यवहार का, अधिगम का, हर चीज़ का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आकलन नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर करते हैं, ये गलत है। और गलत है तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। अगर हमारे अंदर कमी है, उस कमी को ही तो दूर करेंगे। इसमें शर्म वाली क्या बात है कि हमारा तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना होता है कभी भी सीखते समय। गलतियां होती हैं, मेरे से अगर गलती होती है तो मैं तो खुश होता हूँ, चलो कम से कम एटलीस्ट किसी ने कमेंट बॉक्स में बताया तो गलती क्या हो गई। सीखने के लिए कोई बता तो रहा है कि कम से कम गलती हो गई। वार्षिक परीक्षा सबसे गलत होता है। मान के चलो कि साल भर आपको पढ़ाया और साल भर में आपने 50 कॉन्सेप्ट थे, 50 कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाया गया और उसमें से आपको आखिरी में परीक्षाएं ली जाए और अब पता चले कि यार सारा गोल बट्टा सन्नाटा है, आपके 10 नंबर आ रहे हैं 50 में से, मतलब कि 40 नंबर गए कहाँ? मतलब कि हमने ध्यान ही नहीं दिया ना आप पे। मध्य सत्र के अंत में परीक्षा होती है, 25 नंबर की परीक्षाएं होंगी, पता चले 10 नंबर आए, 15 नंबर गए कहाँ? तो सप्ताह में दिए जाने वाला प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट की बात की जाएगी। अगर हम लोग साप्ताहिक कार्य करेंगे तो सप्ताह में बच्चे को ऐसा किया जाएगा, जैसे कि मान के चलो सप्ताह में अगर 10 नंबर का पेपर हो रहा है तो बच्चे से कहेंगे इस 10 नंबर का पेपर होने वाला है, इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। आप लोग ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में बैठिए, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए, आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये नहीं कभी बोलना है आपको कि जाओ याद करके आना, नहीं, आप क्लास में ही एक्टिविटी करवाइए कि गोलू तुम भोलू से पूछो, मोलू तुम गोलू से पूछो, इस तरीके से करना है आपको, तभी बच्चे सीखेंगे।
ठीक है। तो याद रखिएगा, असाइनमेंट आपको बच्चों को देना है, सप्ताह में देंगे तो इससे अधिगम का आकलन अच्छी तरीके से होगा। और आकलन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आकलन कीजिए, आकलन में रिजल्ट भी दीजिए आप। ऐसा नहीं पढ़ाने का मतलब पढ़ाने का मतलब है कि बच्चों के पेपर में फंसे भी वैसा पढ़ाइए ना, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा राइट आंसर। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाषा विकास किससे प्रभावित होगा, तो आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है। ठीक है, और वातावरण से भी प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, D बराबर H/E। अब कुछ बच्चे बोलेंगे H+E क्यों नहीं होता? देखिए H/E का मतलब क्या होता है कि जैसे 4/5 है, ठीक है, D बराबर 4/5 है। अब 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो गया, पहले कितना था 20 था, 1 कम हो गया तो कितना हो गया 15 हो गया। मतलब कि दोनों हिस्सेदार हैं बराबर के। इसको और थोड़ा सा प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि D बराबर H/E है, तो दोनों 4 है, दोनों जरूरी है बराबर। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना कि 1 कम कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 16। अब 1 कम कर देते हैं, 3/4 करते हैं, कितना हो गया 12। मतलब क्या हुआ, कितना फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया ना। इसीलिए बोला जाता है दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम H+E कर दें तो 4 + 4 कितना हो गया 8, लेकिन 4 में 3 कर देंगे और +4 कर देंगे 7, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। इसीलिए बोला जाता है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर दोनों में कुछ कमी होगी तो बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बच्चे को पता चले कि वातावरण से दूर कर दो, पढ़ाई लिखाई वाला वातावरण से दूर कर लो। अब बच्चा बन गया आवारा, अब उसको पढ़ाई लिखाई में घुसा दो, हो ही नहीं सकता घुसे वो, उसका बस वही है, दिमाग चेंज ही नहीं हो सकता। पियक्कड़ आदमी को आप बोल दो कि तुम दारू पीना छोड़ दो, क्या छोड़ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक बार बस महफिल जमनी चाहिए, वो बच्चा दोबारा से स्टार्ट कर देगा अपना। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार यहाँ पर जब भी कुछ भी होता है, जैसे आनुवांशिकता वातावरण में कहीं कमी देखने को मिली, तो विकास जो है प्रभावित होता है। तो आंसर नंबर C जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, शिक्षक का कार्य क्या है आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ, शिक्षक का जो कार्य होता है वो होता है सुगमकर्ता का। बच्चा अगर कंफर्टेबल फील नहीं करता, टीचर का काम है कि वो कंफर्टेबल फील कराए। ठीक है, निर्देशन का काम नहीं है कि वो बस ऑर्डर दे। परीक्षक का काम नहीं है कि सिर्फ परीक्षा ही ले, अनुशासित करने का कार्य नहीं है कि बस बेटा थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, पैर अंदर करके डेस्क के अंदर पैर रख के बैठो, बाहर पैर नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी है। और अगर समझाना भी है तो प्यार से कि बच्चे पैर अंदर रख के बैठते हैं। देखो मैंने भी बैठा, देखो वो भी बैठा हुआ है, सभी बच्चे ऐसे बैठते हैं और आप भी बैठेंगे, अब कल से देखिएगा आप। तो ऐसे बच्चों को सिखाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, सुगमकर्ता का जो बच्चा है, मतलब सुगमकर्ता जो है एक शिक्षक का कार्य है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल जो है नेगेटिव हो गया, मूल श्रवण को प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो केवल सुनने को प्राथमिकता देना है ऐसा नहीं है। प्रगतिशील कक्षा में सिर्फ सुनने को प्राथमिकता नहीं देना। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है। ठीक है, अंक ओरिएंटेड मतलब कि ये गलत हो गया। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। व्यवहारवादी के बारे में आपको पता ही है, पावलोव थे, स्किनर थे, ठीक है, आपके थॉर्नडाइक थे, व्यवहारवादी थे। ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, सिर्फ पुनर्बलन देने की बात करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर सिखाने की बात करते थे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता, हर बच्चा अलग अलग है, उनकी विभिन्नताओं का सम्मान करना है। वो जो लेकर के आता है उसको मानना है और उस चीज़ को उसको समझाने की कोशिश करना। अगर गलत है तो समझाइए, सही है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, बाकी बच्चों के साथ उसको बांटिए। जैसे कि मान लीजिए मकर संक्रांति था, तमिलनाडु वगैरह में पोंगल मनाया जाता है, फिर मान के चलिए कि पोंगल वाला बच्चा बैठा है तो उसको बोलो कि पोंगल के बारे में तुम कुछ बताओ। फिर ये मकर संक्रांति के बारे में बताएगा कि भैया हम लोग खिचड़ी खाते हैं, इसको खिचड़ी भी बोला जाता है। ठीक है ना, बिहू है असम में, तो असम के लोग बोलेंगे कि हम लोग बांस वाले नृत्य करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग यहाँ नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर दही और चिवड़ा खाते हैं। ठीक है, मीठा डाल करके उस पर लाई डाल करके खाते हैं, मज़ा आता है। तो हमारे यहाँ क्या खाते हैं? तो ऐसा ऐसा जो पोंगल में होता होगा बताएगा। इससे थोड़ी सी विविधता आती है, तो इसको महत्वपूर्ण मानना है। प्रगतिशील कक्षा वही है। अब वो बच्चा घर पर जाके अपने माता पिता से चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेगा कि पापा एक पोंगल वाला लड़का था, ऐसा ऐसी बात करता था। ठीक है, तो यहाँ पर विविधता फैलेगी नहीं, और वो विविधता अपने ऑफिस में जाकर के लोगों को बताएंगे कि पोंगल त्यौहार ऐसे मनाया जाता है। कल पोंगल का भी त्यौहार था, बताइए। 14 जनवरी हम लोग खिचड़ी समझते हैं, और मकर संक्रांति पूरे देश में बिहू भी मनाया जाता है, पोंगल भी मनाया जाता है। न जाने 14 तारीख को कितने त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ संस्कृति में फैला हुआ, तो प्रगति क्लास का ही नहीं पूरे देश का भी इसमें होगा, क्योंकि सभी संस्कृतियों को आप जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी? परीक्षाओं को बिल्कुल नहीं, ज्ञान एवं सक्रिय संरचना को। ठीक है, किसी भी तरह के पाठ्यक्रम को, समापन को, कैसे भी पाठ को समाप्त कर दिया जाए, फर्क क्या पड़ता है टीचर को? कैसे भी पाठ को समाप्त कर दो, सैलरी तो मिल ही रही है ना।
बच्चा आगे जाएगा नहीं जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे तो जाना ही है, क्लास 8 तक तो फेल किसी को नहीं करेंगे, बच्चा आगे चला जाएगा, सिलेबस ख़त्म कर दो। ऐसे यार आपको पाप पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया तो वाकई में इसका बहुत गलत असर पड़ेगा आपके ऊपर। आपको अपना बच्चा समझ करके बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज़ को याद रखना। आप लोग जब भी सिलेक्शन होगा अपना बच्चा समझ के पढ़ाइएगा, चाहे कितनी भी पॉलिटिक्स हो जाए आपके साथ, कि आसपास के लोग बोले बहुत आया है पढ़ाने, बहुत आया है समाज सुधार करने के लिए, देखते हैं कितना कर पाता है। लोग बोलेंगे, बोलने दो, जब कोई आए तो मत पढ़ाना, लेकिन जब कोई चला जाए तो अपना 100% देना, क्योंकि यार आपको वहाँ पर बच के भी रहना है। क्योंकि अगर आप उनके सामने अगर उनसे आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे तो फिर दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, आपके पीछे पॉलिटिक्स हो जाएगी, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ सकता है। तो उन सभी चीज़ों से बचना है, दिमाग आपको भी लगाना है, और दिमाग मजबूत करने के लिए परीक्षा आपसे लिया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को समझिए। दंड आधारित कठोरता अनुशासन का यहाँ पर पद्धति का प्रयोग नहीं करना है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आपको फंसाया भी जा सकता है कि इस बच्चे को इसने मारा, आप बोलते रह जाओ, प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि हाँ मारा, तो बस हो गया कार्रवाई आपके ऊपर। तो कार्रवाई से बचना है आपको, बस उन लोगों के साथ मिल करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा, सक्रिय संरचना ज्ञान को बढ़ाना है। एक कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा में यही होगा, बच्चा जो चाहे उसको बताइए, उसको उसके ज्ञान को बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों की सामाजिकरण की प्राथमिक कारक कौन है, तो पुस्तकें पत्रिकाएं, ये यहाँ पर तो प्राथमिक कारक है नहीं, पुस्तकें तो 0 से 2 साल का बच्चा जो है क्या करेगा, प्राथमिक कारक जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब निकटस्थ परिवार, ठीक है, अब निकटस्थ मतलब कि परिवार के आसपास के लोग, ठीक है, कारक की बात की जा रही है यहाँ पर। प्राथमिक यहाँ पर एजेंसी की बात नहीं की एजेंट की बात की जा रही है। प्राथमिक एजेंसी क्या होती है, एजेंसी आपको बताया मैंने कि परिवार होता है। सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है, स्कूल होता है। एजेंट प्राथमिक कौन होता है, माता पिता, उसके आसपास के लोग, परिवार के आसपास के लोग, जैसे चाचा चाची, ये सब लोग हैं। और द्वितीयक एजेंट कौन है, वो हैं आपके टीचर, आपके साथ पढ़ने वाले समकक्षी बच्चे। अब यहाँ पर प्राथमिक कारक की बात कर रहा है, तो माता पिता का कार्यस्थल तो हो नहीं सकता, अस्पताल के कर्मचारी भी नहीं हैं, निकटस्थ परिवार मतलब कि सगे संबंधी पास के, ठीक है, जैसे कि पड़ोस में दादा हैं, चाचा हैं, वो लोग आपके। तो याद रखिएगा ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मज़ा तो आ ही रहा होगा, तो इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और वाकई में बता रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने दिमाग में छाप लिया, आप एक बहुत बेहतरीन टीचर बनने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना ही मेरा काम नहीं है, यहाँ पर पेडागोजी के साथ साथ आपको रियल लाइफ से रिलेट करना भी मेरा काम है, कि आप वाकई में एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो वो गुण होने चाहिए। सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ सैलरी उठाएंगे, आप अपना पेट भर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों की लाइफ स्टाइल खराब होगी। तो आप अपने आप को एकदम झोंक दीजिए पेडागोजी में, कि किस तरीके से शिक्षण शास्त्र है उसको सीख लें, क्योंकि वही सीखने से आप आने वाले भविष्य में टीचर बन पाएंगे अच्छे वाले। चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक, केवल दृश्यम, केवल मौखिक। तो मान लीजिए आपको भाषा कोई सिखाना है, तो भाषा के लिए क्या आप करेंगे, केवल बोलेंगे, केवल चित्र दिखा करके सिखाएंगे, केवल बोल करके सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। हर तरीके से आपको भाषा सिखाना होता है। भाषा सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, किताब पढ़वाया आपने, ठीक है, एक दूसरे से चर्चा करवाया आपने, ठीक है, डायलॉग बुलवाया आपने, ठीक है, प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाया, फिर आपने बोला कि रोल प्ले करो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाषा को सीखने के लिए। चलिए, एक प्रश्न ये है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर देखने के लिए, बच्चे किस तरह सीखते हैं। ठीक है, अब बच्चे किस तरह सीखते हैं, अब बच्चा पता है क्या बोलेगा, कि पहले यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सुनता है, लिसनिंग, फिर यहाँ पर देखेंगे तो स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग, फिर राइटिंग। LSRW बच्चा ये जानता है, LSRW इस तरीके से सीखता है। अब यहाँ पर पहले लिसनिंग देख लेते हैं, लिसनिंग ऑप्शन नंबर 2 पर है, 2 पर है, ठीक है। लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, पढ़ना कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 पे है, 2 1 आ गया यहाँ पर। बच्चा करेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही आंसर है, बात खत्म। यहाँ पर इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन देखिए, लिसनिंग तो हो गया, स्पीकिंग भी हो गया, मतलब कि सुनना और पढ़ना हो गया, मतलब सॉरी, स्पीकिंग मतलब कि बोलना हुआ। तो बोलना कहीं दिख रहा है क्या, मतलब बोल करके पढ़ना है। आप बच्चे ने ये दिमाग लगा लिया, बोल करके पढ़ना। रीडिंग कहीं दिख रहा है इसमें, रीडिंग मतलब आपने बोला कि हाँ, रीडिंग मतलब कि आप देखोगे कि देख करके तो इंसान पढ़ता है ना। फिर राइटिंग मतलब कि लिख रहा, मतलब कि क्रिया कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है, LSRW। लेकिन बच्चे सीखते कैसे हैं, ये शिशु के एब्जॉर्वेशन की पावर है, LSRW ये है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को बदल दिया गया आपसे, कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग तो लिखा ही नहीं है, कि लिखना और पढ़ना तो लिखा ही नहीं है, मतलब कि पढ़ना लिखा है लेकिन लिखना तो लिखा नहीं है।
बोलना तो लिखा ही नहीं है। तो देखिए होता क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, यहाँ पर देखिए, पढ़ करके सुनते हैं बच्चे और देख करके क्रिया करते हैं। याद रखिएगा, पढ़ करके सुनते हैं और देख करके क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए सीटेट ने जो आंसर माना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीटेट ने माना है, इसको आपको सही करना पड़ेगा भाई। सीटेट ने यहाँ पर कहीं भी बोलने को लेकर के नहीं दिखा है। यहाँ पर कहीं बोलना दिखा है क्या आपको? जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब है बोलना, रीडिंग मतलब कि पढ़ना, पढ़ना तो है, सुनना तो है, लेकिन रीडिंग राइटिंग है कहीं क्या? कहीं भी राइटिंग नहीं है, कहीं भी स्पीकिंग नहीं है। तो याद रखिएगा ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। LSRW भी मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन ही बदल दिए हैं। तो देखिए कुछ दिमाग लगाएगा सीटेट भी, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं देगा। तो याद रखिएगा, देख करके बच्चा क्रिया करता है। छोटा बच्चा कैसे सीखता है? आपको देख करके ही। अगर आप मोबाइल चलाते हो, आपने देखा कि यूट्यूब कैसे खोलते हो, वो देख लेगा, फिर क्या करेगा वो, आप जब सो जाओगे तो आपका मोबाइल लेकर के यूट्यूब खोलेगा और उसमें लगाएगा छोटा भीम टीटीपो, ठीक है, उसको देखेगा वो। और दूसरा बात करेंगे पढ़ करके सुन करके, तो पढ़ करके भी सीखते हैं बच्चे, सुन करके भी सीखते हैं, देख करके भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहले पढ़ करके, सुन करके, देख करके, क्रिया करके, चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। सीटेड ने इसी को आंसर माना है, तो इसी को आपको भी आंसर मानना पड़ेगा। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आपको यही वाला आंसर करना है, याद रखिएगा, ठीक है। एक शिक्षक को किन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो? तो याद रखिएगा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। वो शिक्षक को उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा आप भी, ठीक है। बच्चों के बीच में भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा भ्रांतियों को पहचानना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। अनदेखा, प्रचारित या निर्मित नहीं करना चाहिए। चलिए, एक भाषा शिक्षण के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, गलत, प्रोत्साहित सही है, रटने पर बढ़ावा गलत, संप्रत्यय को महत्व देना चाहिए, समझ को महत्व देना चाहिए, ठीक है, महत्व देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोत्साहित है, प्रतिस्पर्धा है, तो इसको गलत कर देंगे। तो छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को महत्व देना चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? प्रसिद्धि की चाह है, धन की चाह, सत्ता की, योग्यता की। तो बच्चों के अंदर किस चीज़ की चाहत होनी चाहिए? योग्यता की चाहत होनी चाहिए दोस्त। अगर आपके अंदर भी योग्यता की चाहत है तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप सिलेक्शन लोगे ना, तभी तो आप कहीं ना कहीं सीटेट क्वालिफाई करोगे। योग्यता की चाहत ही नहीं है तो कहाँ से कर पाओगे यार, ठीक है। आप सोचोगे कि हम फेमस हो जाएंगे नौकरी लेकर के, तो अरे पहले तो योग्यता की चाहत होनी चाहिए ना, तब तो फेमस होगे। पहले आप सोचोगे कि टीचर की नौकरी मिल जाएगी तो 50-60 हज़ार रुपये महीना छापेंगे यार, तो पहले छापोगे तब ना, जब आपके पास योग्यता होगी। तो पहले आपको योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप सी टेट निकालोगे, सुपर टेट निकालोगे, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ ख्याले पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विकास क्या है? एक आयामी है क्या? बिल्कुल गलत है। एक दिशीय है क्या? गलत है। बदलाव किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है, याद रखिएगा। अब बच्चा जो है, विकास की बात करेंगे तो आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है, ये वाला राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो विकास एक आयामी मतलब कि एक दिशा में नहीं जाता है, इसके एक ही आयाम नहीं है। विकास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका वजन ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका वजन भी बढ़ेगा, आपका स्किल भी बढ़ेगा, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिशा में ही नहीं जाता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारी दिशाओं में विकास का जाना होता है, ऊपर से नीचे भी जाता है, बीच से बाहर भी जाता है, सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ जाता है। बदलाव किया जा सकता है, विकास में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता दोस्त, इस चीज़ को याद रखती है। आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित, इस चीज़ को लेकर के कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। जैसे आपकी आंखें नीली हैं तो आपके बच्चे की भी आंखें नीली हो सकती हैं, पॉसिबल है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता विकास में। अगर मान के चलो दूध से दही बन गया तो दही से दूध बनाना बेवकूफ़ी है और आप नहीं बना पाएंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो नहीं बन सकता। मट्ठा ज़रूर बन जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, लेकिन वो दूध जैसी मिठास नहीं आ सकती। इस चीज़ को भी आप समझिए, ठीक है। चलिए एक आखिरी प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी प्राथमिक संस्थाओं में प्रवेश लेकर के सीखते हैं, तो स्कूल कौन सी प्राथमिक संस्था है? जैसे मैंने बताया, संस्था क्या होता है? संस्था मतलब एजेंसी। प्राथमिक संस्था कौन है? परिवार। द्वितीयक संस्था कौन है? स्कूल। तो द्वितीयक संस्था है।
अगर हम बात करें कारक की, मतलब कि एजेंट की, तो प्राथमिक कारक कौन है? माता पिता। द्वितीयक कारक कौन है? स्कूल और समकक्षी छात्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बहुत ज़्यादा लंबा क्लास करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है। तो मैंने मोटे तौर पर वो सारी चीज़ें करा दी जो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए। भाषा अर्जन की क्षमता जो है चौमस्की साहब से रिलेटेड है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। भाषा अधिग्रहण कहीं भी आ जाता है, भाषा अधिग्रहण तो चौमस्की है। भाषा पहले आया, विचार बाद में, वाइगोत्स्की हैं। भाषा बाद में आता है, विचार पहले आ जाता है, ये पियाजे हैं। देखिए वाइगोत्स्की भी से आता है, विचार भी से आता, तो ये गलत हो जाएगा, भी कनेक्शन नहीं होगा। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले क्या आता है, यहाँ पर लैंग्वेज आता है, फिर विचार आता है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। मतलब विचार को थिंकिंग बोला जाता है, टी आता है, बट भी बता रहा हूँ मैं चीज़ों को समझने के लिए। तो भी साथ में नहीं आएगा, भी के साथ एल आएगा। और पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है, फिर जाकर के लैंग्वेज आता है, इसको याद रखिएगा। और भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में चौमस्की बताते हैं कि एक एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब कि भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर ये फिट होता है पहले से ही, और बच्चा इससे सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चा ऑटोमेटिक सीखने लगता है, आप कुछ उसको सिखाना नहीं है। बचपन में धीरे धीरे अपने आप खुद ही बोलने लगेगा, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, खुद बोलना सीख जाता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास खुद ही मेमोरी लेकर के पैदा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिए, क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने बात कर लिए। बनाने को तो 2 घंटे की वीडियो बना दूँ, वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब आपके इतने में क्लैरिटी हो जाएगी दोस्त। बाकी अब मैथ का एक मैराथन है, वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। जो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके कंटेंट बनाया जा रहा है, और आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर यहाँ तक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामने वाला अगर आपको इतनी मेहनत करके कंटेंट दे रहा है तो इसको अप्रिशिएशन करना चाहिए। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। कुछ भी सजेशन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं वो सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन होगा आपका। सीटेट पहले निकालिए ना, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी होगा। मन लगा के पढ़िए। टेक योर सेल्फ, बाय बाय।